बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रहीम यार ख़ान के मेरे इंतहाई काबिल और सीनियर डॉक्टर साहिबान, रहीम यार ख़ान में मैं पहली मर्तबा आया हूँ और मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर साहिबान से मुखातिब हो रहा हूँ। और ये फ़ोरम जिसके तवस्सुत से मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, यकीनी सी बात है ये एक होम्योपैथी के साथ मोहब्बत का सबूत है कि जो लोग दूसरों के लिए, दूसरों को तरक्की के लिए आगे बढ़ने के लिए जो काविशें और कोशिशें करते हैं, इसका अजर और इसका बदला अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। आज का मौजू आसान होम्योपैथी के हवाले से है। तो पहला लफ्ज़ जो आसान, ये इंसान की सोच पर डिपेंड करता है। बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं अगर इंसान की दिलचस्पी हो और उसके साथ सही कोशिश हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। एक मोटरसाइकिल सीखना हो तो इंसान, आप देखें अपनी शुरू की ज़िंदगी में जब आपने ये काम सीखने के लिए गए होंगे, तो हमें तो याद है सोचते थे, गियर लगाने के लिए भी सोचते थे कब लगाना है, कब निकालना है। अब तो लाशऊरी तौर पर होता है सब कुछ। अब तो कोई मुश्किल नहीं रहा। तो ये लफ्ज़ जो मुश्किल से हमें आसान की तरफ ले जाता है, ये बुनियादी तौर पर ये कोशिश और ना रुकने वाली कोशिश की वजह से, एक छोटा सा काम अगर हम उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमेशा मुश्किल है। मैं तो बल्कि अक्सर कहता हूं कि ये मुश्किल का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दें। कोई भी काम मुश्किल नहीं। दुनिया में जितने भी काम हुए हैं, हमारे जैसे इंसानों ने सर अंजाम दिया, बड़े टास्क बनाए, बड़े टारगेट बनाए, फिर इसके ऊपर कोशिश करें, काम करते जाएं। ये डाइस सबसे पहले तरखान की वर्कशॉप में बनने से भी पहले इंसान के दिमाग में इसका तख़य्युल बना, उसने सोचा है इसको, तब बना है। अगर इंसान सोचे ही ना और उस तरफ जाए ही ना, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान आगे भी बढ़ सके। लेकिन हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर साहिबान की जो अक्सर, मैं दोस्तों से अक्सर मिलता रहता हूँ, तो जो अक्सर कंप्लेंट्स हैं जो हमारे पास आकर लोग करते हैं, वो कहते हैं बगैर सीखे नहीं सीख सकते, उस्ताद होना चाहिए। आनिमन अगर इसी इंतज़ार में बैठा होता तो आज होम्योपैथी तो दरियाफ्त ना होती। ये जितने दरियाफ्त करने वाले, इजाद करने वाले
साइंटिस्ट है, अगर ये किसी आस पे बैठे हों कि आए कोई हमारे पास चल के और बताए, उंगली पकड़ के कोई रास्ता बताए, बगैर पकड़ के बिठाए, फिर हम करें, फिर दरियाफ्तें नहीं होती। जैसी हम सोच लगाते हैं वैसे बैरियर हमारे गिर्द लगते हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। ये इमारत बनने से पहले एक सोच में बनी है, उसने सोचा था ऐसे बनाओ, लोगों ने पहाड़ काट के रास्ते बनाए हैं, सोचा है तो बन गए, ना सोचते तो ना बनते। अब लेकिन होम्योपैथी आज के दौर में नहीं चलती, ये भी एक जुमला है। जो शख्स ये कहेगा वो कैसे कामयाब हो सकता है? होम्योपैथी देर से काम करती है, लाजिम बात है, मैं लोगों को भी यही बताऊंगा, मैं तवक्को भी यही रखता हूं, तो करेगी भी देर से, जल्द देगी, मुझे खुद तवक्को नहीं है तो कहां से होगी? तो ये पहली चीज तो ये है ना, मेरी सोच कितनी है, मेरा दायरा कितना है। मैं अपनी सोच से बाहर नहीं जा सकता, मैं अपना पहले वजन तो लगाऊं। और जब हमने होम्योपैथी को पढ़ा है, इसको देखा है, देखिए ना, चाय भी बनानी हो ना आपने, उसके भी लवाज़मात हैं, उसकी भी तरकीब है, उसकी भी तरतीब है। चीनी कितनी होनी चाहिए, दूध कितना होना चाहिए, आग पे कितनी देर रखना है, टेस्ट चेंज हो जाएगा। हर शख्स बनाता है, यही कंपाउंड है, टेस्ट मुख्तलिफ है। हम इतनी बड़े सिस्टम को चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के साथ रोज हम खेलते हैं। क्या प्लान है हमारे से? मैट्रिया मेडिका कैसा होना चाहिए, केस टेकिंग कैसी होनी चाहिए, कोई रूल एंड रेगुलेशन तो होंगे कुछ, कैसे होने चाहिए? क्या इन चीजों को जाने बगैर कैसे आसान हो जाएगी? रोजाना का एक नुक्ता भी क्लियर होता जाए, आसान होती जाती हैं चीजें, निमटती जाती हैं। लेकिन बरसों बैठे रहेंगे, कुंडियां नहीं खोलेंगे, ये उलझनों को नहीं खोलेंगे, तो ये तो उलझनें खड़ी रहेंगी। फिर मैंने मौजू कुछ और सोचा था, लेकिन जब आकर यहाँ देखा है तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूँ। अपने इस मुख्तसर वक़्त में मैं आपसे 5 नुक्ते शेयर करना चाहता हूँ, जिनको अगर आप देख लें तो होम्योपैथी की बुनियादें खड़ी हो जाएंगी। और इन बुनियादों का जिक्र हानीमन ने अपनी किताब ऑर्गेनन में जिक्र किया है। वो कहता है कि ये एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर होने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये कर लो, आप एक कामयाब प्रैक्टिशनर। उसने बहुत सारी चीजें जिक्र की हैं, मैं आपसे 5 डिस्कस करूंगा। सीट पे बैठे हैं, मरीज आ रहे हैं, पहली चीज जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत है, और यकीन माने शीशे का दरवाजा लगा है या कपड़े का पर्दा टंगा हुआ है, लकड़ी की बेंच हैं या सोफे लगे हुए हैं खूबसूरत, मरीज को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होती। मरीज को गर्ज है कि उसे सेहत मिलनी चाहिए। पहला स्टेप ये है, बुनियादी नुक्ता ये है, और ये चीज़ें मैं कई जगह पर शेयर करता हूँ। हम कहते हैं नहीं, इन चीज़ों का असर पड़ता है। हमारे घर में जब बीमार होता है तो कभी हमने जिक्र किया है कि देख के आओ सबसे खूबसूरत क्लिनिक किसका, हम उसके पास जाएंगे? हुआ कभी? सबसे बड़ा इंची टेप लेके जाओ, सबसे बड़ा क्लिनिक नाप के आओ किसका है, उसके पास जाएंगे? कभी भी नहीं हुआ। देखते हैं ये मरीज है, ये मरीज पहले किसके पास ठीक हुआ, हम साया आके बताएंगे फलाने के पास था, ये मरीज ठीक हो गया। ये क्वालिटी पहले नंबर पे।
इसको इम्प्रूव करें, बाकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी फिर साथ खुद ही। ये नहीं कि आपने ऐसे बैठे रहना, लेकिन जब आपकी ये इम्प्रूव होगी वो दूसरी इम्प्रूव हो जाएंगी, खुद ब खुद इम्प्रूव। तो पहला नुक्ता हनीमन कहता है जब आप बैठे हैं मरीज के लिए, पहली चीज केस टेकिंग। केस टेकिंग बुनियादी नुक्ता है पहला, ये एक अलग पूरा मौजू है। डॉक्टर कैंट ने लिखा है अ वेल केस टेकिंग इज अ हाफ क्योर। आप अच्छी तरीके से केस ले लें, आधा काम आपने कर लिया। देखिए ना, एक मरीज हमारे पास आता है, मैंने केस टेकिंग ही गलत की है, अलामात जो लेनी चाहिए थी वो ली ही गलत है। अब अलामात मैंने कुछ तो ली हैं, उसके ऊपर जो भी अलामात हैं उसके ऊपर दवा सही है, जो अलामात हैं उसके ऊपर दवा सही है, मरीज ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, मरीज की वो अलामात ही नहीं है। यानी ये पहला स्टेप है, ये सही होगा तो बाकी जो आपके स्टेप है सही होने की तवक्को है। ये ठीक नहीं होगा तो अगले स्टेप तो लामा गलत है। तो पहला स्टेप केस टेकिंग है। उसके लिए उसने एक नुक्ता साथ लिखा है, इनफरादी मर्जियाती अलामात। सादा लफ्जों में आप मरीज से अलामात ले रहे हैं, आपने न्यूट्रल होकर बिल्कुल ज़हन को साफ रख के देखना है कि मरीज की एहसासात क्या है, फीलिंग्स क्या फील करता है। हमारे ज़हन में पहले से एक स्केच बन जाता है, नुस्खे हमने बनाए हुए हैं। आपकी बुनियाद इन चीज़ों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मलेरिया की खास दवाएं हमने दायरा लगाया हुआ है, ये है। टाइफाइड की ये दवाएं हैं। अभी मेरे पास पिछले दिनों आंख की शदीद सोजिश का एक मरीज आया, आंख सुर्ख हुई पड़ी थी जैसे गोश्त का टुकड़ा है, शदीद दर्द था। पेन किलर लगवाए, उससे भी थोड़ी देर के लिए फाका हुआ, फिर उसके बाद उससे भी अफाका नहीं हो रहा था। मेरे पास है, मैंने जल्दी में देखी अलामात, दवा दी, अफाका नहीं हुआ, चले गए। 15 दिन बाद आया, उससे बेचारे ने, उसकी हालत और ख़राब। केस टेकिंग गलत हुई ना, नहीं ठीक हुआ। 15 दिन बाद जब आए, मैंने कहा क्या होता है? कहते ऐसे दबाव पड़ रहा है, मुझे लगता है मेरी आंख फट जाएगी, बाहर निकल आएगी। डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है सर्जरी करके ना निकाल दूँ आंख को, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है। 7 बजे टाइम, 5 या 6 बजे का टाइम था शाम। उतनी देर में उसके हाथ से पेन गिरा। पेन गिरा तो नीचे नहीं, उस बेटे को कहा बेटे पेन उठाओ, मुझे नीचे नहीं झुका। मैंने क्या होता है झुकने से? झुकते तो बोझ बहुत पड़ता है। झुका तो मैं जाता नहीं, मैं उससे ऐसे बैठी हूँ, नीचे नहीं हो सकती। ये ब्रायोनिया के अलावा झुक नहीं सकता। उसका सर दर्द भी ऐसा है। अब आंख शोबे चश्म में ब्रायोनिया, पुराने सर दर्द उखेड़ देती है सलामत। अब यकीन करेंगे ब्रायोनिया हमने 30 में घंटे बाद दी है। 9 बजे मुझे कॉल आई कि 60 to 80% पेन खत्म हो चुका है। एहसासात पे फीलिंग, पहले हमने अर्जेंटम नाइट्रिकम दी थी आंखों को देख के, लाल फेल हो गए। पहला बुनियादी नुक्ता है, मरीज की न्यूट्रल होकर अलामतें देखें क्या है। पैथोलॉजी को गाइडलाइन लें, उसको देखें, उसको समझें। इस बुनियाद के ऊपर नुस्खा नहीं लिखना। कोई भी इल्म लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। रहनुमाई देता है, पैथोलॉजी हमें रहनुमाई देती है, लेकिन पैथोलॉजिकल बुनियाद के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन, ये बड़ी गलती है हमारी, और फेल होते हैं फिर हम।
तो पहली चीज़ केस टेकिंग है। अभी डेंगू के आजकल आप देखें क्या कितने केसेस आ रहे हैं। डेंगू में क्या होता है, बुखार ही तो होता है, लेकिन मरीज से पूछते हैं क्या होता है, स्पेसिफिक अलामत आ रही। 70% अलामत मरीज कहता है दर्दें बहुत ज़्यादा है, दर्दों के साथ बेचैनी है। मैंने तो उन अलामत इकट्ठी की, रेस्टॉक्स की अलामत की तरफ आती है 70%। 30% ऐसे भी हैं जो मरीज कहते हैं दर्दें जिस्म में है ही नहीं, माथे में दर्द होता है, जलसीमियम में, ब्रायोनियम, इसी से ठीक हो रहा है। तो अलामत मरीज की, कोई भी अलामत है, कोई भी केस है आपके पास, उस केस को आपने न्यूट्रल होकर देखना। यकीन करिए, सबसे पहला देखिए ना, आप पैथोलॉजिकली आपको पता है ये बीमारी क्या है, ये पॉसिबल है आपको उसकी पैथोलॉजी का पता हो ना हो, टेस्ट के लिए रिकमेंड करेंगे आप, जब तक आएगी मरीज की अलामत तो झूठी नहीं है, मरीज की क्लियर अलामत लें। उसके बाद इसके प्रॉपर तरीकाकार है, इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो सिर्फ इसी के ऊपर एक लेक्चर रखें। जब आप केस टेकिंग कर लेते हैं, केस टेकिंग में अलामत लेनी है आपने, बाकी आप जितनी भी गाइडलाइन लेते हैं उसके बाद करें। आप सबसे पहले न्यूट्रल होकर अलामत लें, और अलामत में एहसास, मरीज क्या महसूस करता है, मरीज की फीलिंग से नुस्खा निकलता है, मरीज जो अपनी फीलिंग बताता है उससे नुस्खा निकलता है। उसके बाद दूसरी चीज, ये अलामत किस दवा में मौजूद है, यानी दवा का मुस्तनद होना जो दूसरा बड़ा नुक्ता है। मैं एकोनाइट से तवक्को रखूं कि वो कर देगी जो मैं चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो तो वो करेगी जो उसकी करैक्टरिस्टिक है, जो उसके ख्वास हैं। उसके लिए हमारे पास मुस्तनद अलामत का पता होना जरूरी है। हम बहुत सारी अलामतों में, सुनी सुनाई अलामतों में घूमते हैं, तो जो अलामत मुस्तनद हैं उनको पकड़ें, वो जितनी भी हैं, थोड़ी हैं या ज्यादा हैं, हों ठोस मुस्तनद। मैं कई जगह ये एग्जांपल देता हूं कि हमें इतना यकीन हो जाए ना, जितना हमें चीनी पे यकीन है कि ये मीठा करती है, हमारे नुस्खे सीधे हो जाएंगे। देखें ना, गिलास में रखा हुआ चीनी आप पीने लगे, आपको जैसे ही लगता है इसके अंदर शरबत में, चाय में चीनी कम है, क्या करते हैं आप? चीनी डालते हैं ना, और फिर भी कम हो तो फिर भी चीनी डालेंगे, फिर कम हो तो फिर चीनी डालेंगे, क्योंकि आपको यकीन है कि ये चीनी, तंग आके आप नमक मिर्चें नहीं डालने शुरू हो जाएंगे। केस चेकिंग की है, मरीज को दवा दी है, अगली दफा दवा और कर दी है, 4 दिन बाद दवा हमने बदल दी है, 4 दिन बाद फिर बदल दी है। या तो पहली बार सोच लें हम, या इतनी बार बार जो दवाओं का बदलना है, ये इस बात की अलामत है कि हमें मैट्रिया मेडिका के बारे में मुस्तनद सिम्टम का यकीन नहीं है। और ये यकीन कौन पैदा करेगा? मुस्तनद मैट्रिया मेडिका। लोगों ने देखे ना कितनी मेहनतें की हैं। आप मैट्रिया मेडिका में पढ़ते हैं, ये जितनी मियाज़मेटिक दवाएं, मेडोरिनम में, सिफलिनम में, ट्यूबरक्लिनम में, सल्फर है, सुरेनम है, और इसके अलावा कि जब सही बिलमिसल दवा काम ना करे तो ये दवा दें, लिखा है ना जी। इस जुमले के पीछे कितनी नाकामियां छुपी हुई हैं, कितनी नाकामियां। कितना अरसा लोगों ने ये दवाएं दी होगी, बिलमिसल दवाएं। देखिए ना, आपके पास मरीज आ रहा है रेस्टॉक्स का, फॉर एग्जांपल, आपने रेस्टॉक्स दी, मरीज आकर कहता है डॉक्टर साहब टक्के का भी फायदा नहीं है। क्या करते हैं? दवाई चेंज कर देंगे, फिर आगे दवाई चेंज करते हैं। जब चलता रहता है फिर हमें देखा कि यार अलामतें तो उसी दवा की आ रही, फिर हम रेस्टॉक्स, फिर ये काम क्यों नहीं कर रही?
फिर हमें पता लगा इस जुमले की कीमत का, कि उसने लिखा है कि सही बिलमिसल दवा काम ना करे तो मेडोरिनम दें, सल्फर दें, ट्यूबर दें। तो कितनी नाकामियां ऐसे एक जुमले के पीछे, कितने साल की नाकामियों के बाद एक सेंटेंस लिखा गया, हम ऐसे ही बाईपास कर देते हैं। तो ये मैटीरिया मेडिका को समझना, उसकी मुस्तनद अलामात को, ये बुनियादी नुक्ता है। आप देखें, अगर आपको मैं कहता हूं तो मैटीरिया मेडिका पे ईमान ले आए, आप समझ लें कि ये ऐसे ही है जैसे लिखा गया है, जैसे अलामात लिखी गई हैं वैसे ही है। इससे होगा क्या? देखें, एक मरीज आ गया, सर दर्द है, सर के पिछले हिस्से में ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती, दिल चाहता है जैसे सर दर्द हो हर वक्त लेटा रहूं, ठंडक में ज्यादा होता है, सर्दी ज्यादा लगती है, स्लेशिया की अलामात है, आप स्लेशिया दे रहे हैं। मरीज कहता है मुझे नहीं अफाका हो रहा, आप दवा बदलेंगे, दोबारा केस चेकिंग करते हैं, अलामात तो स्लेशिया की हैं। अगर हमें दवा की अलामात पे यकीन नहीं होगा फिर हम दवा चेंज करेंगे। तो केस चेकिंग के बाद दूसरा जो अहम नुक्ता है वो मैटीरिया मेडिका का ऑथेंटिक होना है। आप भले चंद अद्वियात को याद करें, यकीन करें जब आप इन चंद अलामात को, अद्वियात को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यही काफ़ी है। अभी डॉक्टर उस्मान अली साहब बैठे हुए हैं, हमारी भी हम भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी पूरी प्रैक्टिस में मैक्सिमम कितनी जो रोज़मर्रा दवाइयाँ जो कॉमनली यूज़ होती हैं, 60 देखिए ना जी, 60 है मैक्सिमम मिला के हैं ये भी, और उसमें से मज़ीद अगर आप 70-80% केसेस ऐसे निकालें जो रोज़मर्रा यूज़ होते हैं तो ये और भी छांटी हो जाएगी। 60 अद्वियात, 12 पंजे 60, 12 महीने साल दे, 1 महीने में 5 अद्वियात। कैसे डॉक्टर हैं अगर हमें इतना भी टाइम नहीं है? अद्वियात तो वही है, मैटीरिया मेडिका तो वही है, ठीक है ना जी। जो छोटे छोटे पाए हैं, यकीन करें यही पाए। तो दूसरा नुक्ता मैटीरिया मेडिका की ऑथेंटिक अलामात, भले थोड़ी हो। मैं कहता हूँ फौजी के पीछे ट्रक का असले का भरा हुआ हो ना, कोई उसे चलाना ना आता हो तो क्या फायदा है ऐसे असले का? एक पिस्तौल चलानी आती हो तो काम हो जाएगा, काम तो आती है ना। तो मेडिसिन, वो मेरे पास मेरे स्टूडेंट मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब क्लिनिक बनाना है, कौन सी दवाइयाँ रखूँ? मैंने कहा जो आती हैं वो रख लो, जो नहीं आती वो रख के क्या करनी है, जो याद है वो रख लो। तो दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, ये किसी रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलता है। लॉ ऑफ सिमिलर है, लॉ ऑफ सिमिलर है, हमारे माथे पे लिखा हुआ एक लफ्ज है जिसे आप नहीं मिटा सकते। देखिए, आप होम्योपैथिक यहाँ मजलिस में बैठे हैं, किसी भी आप कभी डिस्कशन करें होम्योपैथी के नजरियों के ऊपर, कभी हम मुश्तरक नहीं हो सके। एक देखें ना, एक सवाल हो जाए पोटेंसी कैसे काम करती है, हर शख्स का अपना नजरिया है, ऐसे ही है ना जी। लेकिन एक नुक्ता ऐसा है जिस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं, और वो लफ्ज है होम्योपैथी, बिलमिसल, लॉ ऑफ सिमिलर। आप इससे भागेंगे तो आप इससे ही बाहर निकल जाएंगे। इसका क्या मतलब? सादा सा मतलब, मरीज की जो अलामात आपने कोशिश करके ली हैं, आपने वो तलाश करनी है कि वो किस दवा में मौजूद है। ये काम करना, ये हमारा काम था। इसको लॉ ऑफ सिमिलर कहते हैं। देखिए ना, मरीज की अलामात लें, आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी इंप्रूव करते जाएं अपनी। लेकिन आप क्लिनिक पे बैठे हैं, पहले दिन आपके पास, आज आप वादा ले लें, यकीन करें, आज आप वादा कर लें, आपके पास कोई मरीज आए ना
बुखार का आ गया, आपने बुखार का कोई बना के नहीं देना, चले देते हैं जो मर्जी करें आप, केस टेकिंग जरूर करनी, उसकी अलामत तो लें। भाई बुखार है तुझे क्या होता है, बोलेगा ना सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, बेचैनी होती है, यही नुक्ते हैं, यही अलामत हैं। फिर आपने देखना है दूसरा काम, वो तो बताएगा मरीज, उसके बाद देखें कि ये अलामत किस दवा के अंदर है। दूसरा काम तलाश कर, 5 मिनट लग जाएंगे, 7 मिनट लग जाएंगे, ये सिमिलर कर दिया हमने, ये लॉ ऑफ सिमिलर है, मरीज की अलामत और दवा की अलामत को बनाना, ये कानून है हमारा। तीन काम हो गए जी, रूल एंड रेगुलेशन को नाफिज करना है यार। अब तीसरी चीज, मरीज आप देखें कि मरीजों को अफाका होगा, मरीज आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे अफाका नहीं होगा। चौथा नुक्ता, मरीज आपको ये भी कह सकता है कि मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आपने केस चेकिंग दोबारा देखते हैं, केस चेकिंग सही की है, अलामात बिल्कुल सही हैं, दवाओं के ऊपर आते हैं, दवाएं भी हुई हैं, अलामात ऑथेंटिक हैं, सिमिलर भी है, मरीज को फायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हनीमन कहता है आपने ये देखना है कि शिफा के रास्ते में हाइल रुकावटें कौन सी हैं, कौन सी चीजें रुकावट बन सकती हैं, उन रुकावटों का पता होना चाहिए। अभी हमारे दोस्त हैं डॉक्टर राशिद अब्बास, प्रिंसिपल हैं, उनका जुकाम हो रहा है, कहते छींकें आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बाहर निकलता हूँ तो बेहतर हो जाता हूँ, कमरे में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मन का अलम सिपा की अलामत है, कहते कल से ले लेके थक गया हूँ, मन का दवाई यही है, ट्यूबर लेके फिर ले लो, फिर ली, अगले दिन आएगा तो ख़त्म ही हो गया, ठीक हो गया सुबह से, अब फील ही नहीं हो रहा। तो पहली चीज क्या, रुकावटें देखना, केस चेकिंग ठीक है, मटेरियल ठीक है, सिमिलर दे रहे हैं आप, मरीज को फाका नहीं हो रहा, रुकावटें हैं, मियाज़मेटिक रुकावटें, ग़िज़ाई रुकावटें हो सकती हैं, मरीज बाद परहेज हो तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हो सकती है, पता होगा तो हम उसका हल भी कर सकते हैं ना जी। तो पहली चीज वो कहता पता होना चाहिए, उसने नुक्ते को अलहदा गिना है, और अगला स्टेप उसने बताया फिर उन रुकावटों को दूर कैसे करना है, उन रुकावटों को दूर कैसे करना है। आखिर में उसने जुमला लिखा है कि तभी आप कह सकते हैं कि एक मरीज को शिफायाब करने वाला मौलिज आप तभी कहला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 मुख्तसर से नुक्ते मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। डॉक्टर हनीमन ने इसके दरमियान और भी चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन टाइम की वजह से डॉक्टर उस्मान गनी साहब का भी टाइम, तो ये मेरे ख्याल में अगर इन 5 नुक्तों के ऊपर काम कर लें, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगी। यकीनन आप सीनियर हैं, मैं आपको मशवरा तो नहीं दे रहा, मैं तो आपको सबक सुना रहा हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू में जितनी नाकामियाँ देखी हैं, अपने दोस्तों के साथ भी थे, जिस तरह इधर फिरते थे, सबसे बड़ा 70% अगर आप कहें कि जो हमारी वायलेशन होती है या हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, वो हमारी केस टेकिंग है। आज भी हमारे साथ दोस्त भेजते हैं, केस टेकिंग नहीं होती। एक खातून आती है, उससे पूछते हैं क्या होता है, वो कहते हैं जी गैस है, हम गैस के ऊपर कार्बो भेजा है। भी क्या होता है गैस से, वो कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द होता है, ठीक है ना जी। यानी ये मैं केस चेकिंग बता रहा हूँ, हमारे दोस्तों के पास कैंप लगे, कहते कभी कभी चले जाते हैं, केस चल रहा है, खातून कह रही है मुझे गैस रहती है, और गैस की दवाएं चल रही हैं, कार्बोवेट वगैरह। अम्मा जी आई, मैंने पूछा अम्मा जी क्या होता है, कहती गैस रहती है। मैंने कहा गैस क्या कहती है आपको, कहते कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। मैंने कहा इधर जाती है तो क्या कहती है, कहते दर्दें होती हैं, इधर जाती है तो अलामत तो दर्दें हैं ना। मैंने कहा मैदे पे कुछ होता है, दर्द होता है, कहती नहीं। कोई अफारा होता है, कहती नहीं। बोझ, वो भी नहीं, वो तो खुद से गैस बनाया हुआ ना, तो क्लियर अलामत है ना। तो यानी हम इन्हीं अलामतों के पीछे, क्लियर अलामत हो, एक अलामत हो वजनी हो,
और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर दो काम अपने दोस्तों कहते हैं, एक तो अलामात लें और दूसरा दवा सोच के दें, अलामात को देखें और बदलें नहीं उसको कुरानिक डिजीज़ में। आप देखेंगे आपके केस ऐसा ऐसा बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये मुख्तसर से मैंने आपके सामने आज की डिस्कशन रखी है। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, तरक्की दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया।